हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर इकाई 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। और उसी में से हम लोगों को पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन के बारे में। और प्राकृतिक संसाधन में भी हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? भूमि के बारे में। तो अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको एग्ज़ाम देना है तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जी इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझेंगे और आपका कोई भी ऐसा पॉइंट या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से इस चैप्टर से बच करके जाएगा। यानी कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग इस जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सभी को नोट करते चलेंगे। यानी कि वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि ये जो पॉइंट है ये आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। यानी कि वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में उस पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है क्या, जैसा कि हम लोग पिछले इसका जो वीडियोस है यानी कि चैप्टर 1 है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संसाधन के बारे में। और हम लोगों ने ये देखा था कि संसाधन होता क्या है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पृथ्वी पे जितनी भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, यानी कि पृथ्वी पे जो भी चीज़ें मौजूद है, अगर मानव की सुख सुविधा के लिए, यानी कि मानव के जीवन यापन को सुगम और सुखमय बनाने के लिए अगर उन वस्तुओं का उपयोग होता है तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और एक भूगोलविद थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। उन्होंने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। मतलब कि पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी के सभी डायरेक्टली मनुष्य के काम में नहीं आते हैं, बल्कि उसमें टेक्निक के सहारे मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, उनको कार्य में आने लायक बनाया जाता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को तभी वो क्या बन पाते हैं, संसाधन बन पाते हैं। तो इसलिए मनुष्य भी क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। और इससे पहला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, पहला वीडियो, तो उसको जा करके पहले वो देख लीजिए और उसी में आपको सारी चीज़ें कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, और संसाधन कितने तरह के होते हैं, उनको किस किस आधार पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो फर्स्ट वीडियो में अपलोडेड है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करवाया है। तो पहले उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते तो बहुत ही अच्छे से जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, शेयर भी इसको कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, भूमि संसाधन के बारे में। और भूमि को हम लोग संसाधन क्यों बोलेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन जो है वो मनुष्य के जीवन में, यानी कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं, जो जरूरत होती है, जो जरूरी होती है, जो उसके काम में आती है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, भूमि संसाधन। तो भूमि को संसाधन क्यों बोलेंगे, क्योंकि भूमि जो है वो मनुष्य के जीवन जीने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि भूमि पे हम लोग रहते हैं तो एक फायदा हुआ, भूमि से हमें क्या है, बहुत सारे फायदे हैं। मनुष्य भूमि का उपयोग क्यों करता है, तो भूमि का उपयोग जो है वो किस चीज के लिए करता है, तो एक तो जीवन जीने के लिए करता है। यानी कि मनुष्य रहता कहाँ पे है, भूमि पे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मनुष्य को खाने के लिए भोजन चाहिए, तो वो भोजन जो है वो कहाँ पे उपजता है, तो वो भी भूमि पे उपजता है। साथ ही साथ रहने के लिए घर चाहिए, तो घर भी कहाँ पे बनता है, भूमि पे बनता है। मनुष्य को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि वायु चाहिए। तो ऑक्सीजन कौन, मतलब ये जो वायुमंडल है वो कहाँ पे मौजूद है, भूमि पे मौजूद है। और पेड़ पौधों के द्वारा क्या है, ऑक्सीजन का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। यानी कि ऑक्सीजन किसके द्वारा बनाया जाता है, पेड़ पौधों के द्वारा, वनों के द्वारा। तो वन भी कहाँ पे होते हैं, भूमि पे होते हैं। तो इसलिए हम क्या भूमि को संसाधन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि मनुष्य जो है वो बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले तो जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुचारण हो गया, मत्स्यन हो गया, खनन हो गया, या फिर अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो और क्या करता है मनुष्य,
तो वन्य जीवन कहाँ पे मौजूद है? भूमि पे ही मौजूद है। परिवहन संचार हो गया, जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। और मौलिक संसाधन क्यों बोलेंगे? क्योंकि मौलिक, जिसके बिना, मौलिक कहने का मतलब क्या होता है? मौलिक को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल है। फंडामेंटल कहने का मतलब क्या है? मूलभूत है, मौलिक है, जिसके बिना लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर सोच करके देखो कि मनुष्य के लाइफ से अगर भूमि को हटा दिया जाए तो सोच करके देखो मनुष्य रहेगा कहाँ पे? मनुष्य रहता तो ही है भूमि पे। तो इसलिए भूमि जो है वो क्या कहलाएगा? मौलिक संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौलिक संसाधन। तो ये जो मौलिक संसाधन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से, यानी कि ये पता चल गया, यानी कि अगर भूमि को हटा दे तो मनुष्य का लाइफ ही नहीं रह पाएगा, यानी कि मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। इसलिए भूमि को क्या बोलेंगे? मौलिक संसाधन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो क्या, इतने व्यापक रूप से उपयोगी होने के बावजूद यह क्या है? एक सीमित संसाधन है। अब सीमित संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ? सीमित संसाधन क्यों बोले? क्योंकि पृथ्वी पे जो भी लैंड है वो क्या है? लिमिटेड है। मतलब एक निश्चित है कि हाँ आपको इतना मिल गया। अब ये आपका क्या है? अगर किसी भी देश के बाउंड्री के अंदर जितनी भी लैंड है वो क्या है? सीमित है। अब इससे तो बढ़ नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि एक ऐसा, मतलब कुछ समय साल दर साल क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। हम लोग खिसकाते पाकिस्तान के पार कर गए और ईरान तक पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि एक बाउंड्री डिसाइडेड है, एक बाउंड्री जो है वो डिसाइडेड है। अब इसी में जितना भूमि मौजूद है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आप घर बनाने के लिए उपयोग करते हैं, कृषि कार्य के लिए उपयोग करते हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए उपयोग करते हैं, या फिर वन लगाने के लिए उपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए क्या है, अगर आप मान लीजिए इतना भूमि है, भूमि का इतना हिस्सा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए भूमि का इतना हिस्सा आपके पास मौजूद है, अब इसी में आपको क्या करना है? खाने के लिए भोजन भी उपजाना है, और यहीं पे घर बनाना है, रहने के लिए घर भी बनाना है, इंडस्ट्रीज लगाने हैं। अब अगर आप इतने कार्य करते चले गए, यानी कि यहाँ पे वन लगा दिए, इतने क्षेत्र पे वन लगा दिए, क्योंकि वन जो है वो जरूरी है, उसी के साथ साथ घर भी बनाना है, तो इतने क्षेत्र पे बना लिए। अब क्या है कि इससे क्या होगा कि जो कृषि कार्य करने के लिए जो क्षेत्र है उसकी जो क्षेत्रफल है वो क्या होते जाएगा? सिकुड़ते चला जाएगा, यानी कि कम होते चला जाएगा। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। यानी कि अगर आप नियोजित रूप से कहने का मतलब क्या है? यानी कि उसका मैनेजमेंट अगर अच्छे से नहीं कीजिएगा तो ये आपके लिए क्या हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में आपको इससे क्या उठाना पड़े? हानि भी उठाना पड़े। ठीक है, अब क्या करें कि भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है, यानी कि कई फिजिकल फीचर्स हैं जिसको बोल सकते हैं। यानी कि भूमि जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन को ही नहीं भूमि बोलते हैं, यानी कि जो पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, भूमि हो गए, ये मैदान हो गए, ये सब क्या है? भूमि के रूप है। यानी कि भूमि जो है वो भूमि के रूप तीन तरीके के हैं। कौन कौन? तो एक हो गया पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। ठीक है ना। अब क्या करा है कि अब अगर इंडिया का एग्जांपल है तो इंडिया का जितना भी क्षेत्रफल है, यानी कि इंडिया जितने भी क्षेत्र पे फैला हुआ है उसके कितने प्रतिशत हिस्से पे पर्वत है, कितने प्रतिशत हिस्से पे पठार है और कितने प्रतिशत हिस्से पे मैदान है, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें क्या है कि मैदान अगर देखिएगा तो इंडिया का लगभग 43% जो एरिया ऐसा है जिसपे क्या है? प्लेन्स है। जो क्या है? प्लेन्स है। प्लेन्स मतलब अगर प्लेन्स है तो हम लोग जो कृषि कार्य होता है वो कहाँ पे होता है? प्लेन्स में ही होता है। और ज्यादातर जो जनसंख्या कहाँ निवास करती है? प्लेन्स में ही निवास करती है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। तो भारत का जो जितना भी भूमि उपलब्ध है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा प्लेन्स है? तो 43%। ये आपको याद रखना है। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में वो डायरेक्ट इसमें से पूछा जाएगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल का कितने हिस्से पर, यानी कि कितने प्रतिशत भाग मैदान है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करके आना है? 43%। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, अगर पर्वत की बात करें तो पर्वत कितने प्रतिशत क्षेत्र पे फैला हुआ है? तो 30% जो हिस्सा है भारत के कुल भूमि का उस पे क्या है? पर्वत है। और अगर बात करें पठार की तो वो कितना है? वो है 27%। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और क्या करें कि ये जो पर्वत
ये जो 30% हिस्से पे पर्वत है और यहीं से क्या है जो 12 नदियों के प्रवाह को क्या करती है, सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया करवाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर भूमि का लगभग कितना, अगर बात करें भूमि का 30% हिस्से पे पर्वत है तो ये सारे के सारे वेस्ट हो गए, यानी कि इतना जो भूमि है वो नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो पर्वत है ना वो किस चीज का सोर्स है, यानी कि जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, पर्वत से ही निकलती है। यानी कि जितनी भी 12 नदियां हैं वो सब कहाँ से निकलती है, पर्वत से निकलती है। इसलिए पर्वत का भी हमारे लाइफ में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ठीक है, यह पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश के 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है, जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा क्या है, संचित है। तो पठार का भी, यानी कि हमारे लाइफ में सारी चीजों का महत्व है। अगर पर्वत नहीं होंगे तो सोच करके देखिए कि हमारे इंडिया में, अगर आप इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो अगर आप इंडिया के मैप देखे होंगे तो क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं पर्वत का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये आपको दिखाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा इंडिया के मैप पे, अगर छोटा सा मैप यहाँ पे ड्रॉ किए तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग क्या, यानी कि बिहार वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे मानसून के समय में बारिश होती है। तो अगर सोच करके देखिए कि अगर पर्वत ना हो तो बिहार में बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितने भी दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से एंटर करता है और ऐसे 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 आते आते और मेघालय और असम वाला जो पहाड़ी इलाका है यहाँ से टकरा कर यहाँ से मुड़ती है और तब बिहार में क्या होता है, बारिश होता है। तो सोच करके देखिए कि अगर पर्वत ना हो तो क्या होगा कि सारे के सारे जितने भी बादल हैं वो सब क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे और बिहार में बारिश ही नहीं होगा। यानी कि भारत के मैदानी इलाकों में क्या होगा, बारिश नहीं होगा। इसलिए हमारे लाइफ में सारी चीज़ों का महत्व है। या तो अगर बात करें मैदानी इलाके का तो उसका भी महत्व है, पर्वतों का महत्व है क्योंकि उससे नदियां निकलती हैं और हमारे क्षेत्रों में, यानी कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करवाने का भी क्या अहम रोल होता है, किनका, पर्वतों का होता है। साथ ही साथ और घूमने के लिए, यानी कि पर्यटन के लिए भी क्या है, पर्वतों का उपयोग होता है। लोग पर्वत यानी कि घूमने के लिए कहाँ पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सारे क्षेत्रों में क्या करते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी है। और साथ ही साथ अगर बात करें पठार की तो पठारों में क्या है, बहुत से खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। जीवाश्म ईंधन, वन संपदा कहाँ पे संचित है, पठारों में संचित है। यानी कि अगर बात करें पर्वत की, पठार की, मैदानी इलाकों की, तो हमारे लाइफ में क्या है, इन तीनों चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे मृदा निर्माण के बारे में। यानी कि मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मृदा जो है वो परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि अगर बात करें हमारे इकोसिस्टम के सबसे मृदा जो है, मिट्टी जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत वाली, ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी पतली परत होती है, उसको क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। तो आपको क्या करना है कि कॉपी में नोट डाउन करना है मृदा किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मृदा किसे कहते हैं, यहाँ पे मिट्टी किसे कहते हैं। तो आपको इसका डेफिनेशन क्या लिखना है कि मृदा की असंगठित पदार्थों से निर्मित, क्या लिखना है कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। मृदा या फिर मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब यहाँ पे बात आई नवीकरणीय, तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो जिनका उपयोग करने के बाद प्रकृति के द्वारा पुनः उनकी पूर्ति कर दी जाती है। तो वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और क्या कह रहा है कि यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। जाहिर सी बात है कि न सिर्फ मृदा पे, मिट्टी पे पेड़ पौधे ही उगते हैं बल्कि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु मौजूद है इन सभी के लिए भोजन उपलब्ध कौन करवाती है, मिट्टी करवाती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलापों से प्रभावित करता है और देश की नीति का भी निर्धारण करता है। तो सोच के देखिए कि मृदा में निहित उर्वरता, यानी कि मिट्टी कौन सी मिट्टी उर्वर होगी, कौन सी मिट्टी उर्वर नहीं होगी, कितनी उर्वरता होगी, ये सब किस पे डिपेंड करता है, मानव की क्रियाकलापों पे। यानी कि मानव उस पे कैसा कैसे कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर मृदा का क्या है, उर्वरता डिसाइड होता है और उर्वरता प्रभावित होता है। और साथ ही साथ यह देश की नियति का भी निर्धारण करता है। अब सोच करके देखिए कि एक मिट्टी देश की नियति यानी कि देश की भविष्य का निर्धारण कैसे करती है। तो सोच के देखिए कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन कहाँ पे उपजेगा, मिट्टी यानी कि जो भूमि है, मृदा है,
उसी पे क्या होगा, फसलों का उत्पादन होगा। अगर सोच करके देखिए कि मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो फसलों का उत्पादन सही से नहीं होगा, इसलिए देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और अगर उनके लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो कि इससे क्या होगा कि भूखमरी उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए देश के ऊपर क्या आ जाएगा, एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या बोल सकते हैं कि मृदा जो है वो देश की नीति का भी निर्धारण करता है, यानी कि देश की भविष्य का भी क्या निर्धारण कौन करता है, एक मिट्टी। ठीक है, तो इतना महत्व है एक मिट्टी का, यानी कि मिट्टी का इतना बड़ा महत्व, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या करा है कि इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अगर मृदा का क्या करते हैं आप, नष्ट करते हैं, यानी कि मिट्टी को बर्बाद करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि देश की संपत्ति का तो नष्ट, देश की संपत्ति तो नष्ट होती ही होती है, साथ ही साथ एक संस्कृति भी नष्ट हो जाती है। अब संस्कृति कहने का मतलब क्या है, यानी कि लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मिट्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मिट्टी बर्बाद हो जाती है तो वहां पे फसल नहीं उपजेगा, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, लोग मर जाएंगे भूखे, इससे क्या हो जाएगा, संस्कृति ध्वस्त हो जाएगा। अतः मृदा एक जीव तंत्र है, इसलिए मृदा को क्या बोल सकते हैं कि मृदा क्या है, एक जीव तंत्र है। तो यहाँ पे इतनी सारी बातों से आपको क्या पता चला होगा मिट्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि मिट्टी जो मृदा है वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है एक मानव के लाइफ में। ये आपको इस जो यहाँ पे जितनी भी बातें बताई गई इससे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, मिट्टी बनती कैसे है, क्या प्रोसेस है मिट्टी बनने का, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब क्या करा है कि मृदा एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया, यानी कि मृदा निर्माण, मिट्टी का जो निर्माण होता है, निर्माण का जो प्रक्रिया है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और ये 1-2 वर्षों में नहीं बल्कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि मिट्टी का 1 इंच बनने में, मिट्टी का जो लेयर है 1 इंच लेयर बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसके बनने में। और वो होता कैसे है, बनता कैसे है, तो क्या करें कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने और भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोग क्या जानते हैं कि जो पहाड़ों पे जो चट्टान है वो टूटते हैं, नदियों के द्वारा बहा करके लाए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं, यानी कि और वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जितने भी चट्टान है वो एक दूसरे से टकराते हैं, नदियों के द्वारा टुगलाते टुगलाते क्या है, नीचे लाया जाता है और ये बहाया जाता है। तो इससे एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या हो जाता है कि टूटते टूटते उनके जो अंश है वो टूटते जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, साथ ही साथ जैविक परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि जितने भी जो भूगोलविद है वो क्या बताते हैं कि मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है ना वो एक अत्यंत जटिल है, यानी कि एकदम धीमी है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है मिट्टी का निर्माण होने में। अब बात करते हैं कि मृदा निर्माण के कारक, यानी कि मृदा निर्माण क्यों होगा, कैसे होगा, वो कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है। तो पहली चीज तो ये है कि उच्चावच या धराकृति, यानी कि धारा कैसी है, धारा मतलब भूमि कैसी है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी मतलब भूमि कैसी है, ऊंचा से ऊंचा नीचा है, कितना ऊंचाई है कितना नीचाई है, यानी कि कितना ऊंच है भूमि का, कहाँ पे पहाड़ है पठार है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं किस चीज के लिए, मृदा निर्माण के लिए। मूल शैल या चट्टान, यानी कि जिस चट्टान से मिट्टी जो है वो किस चट्टान से बनी है ये भी डिपेंड करता है किसके, मृदा निर्माण पे, यानी कि कौन से चट्टान से मिट्टी बन रही है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ये सब किससे डिसाइड होता है, चट्टान की क्वालिटी से, यानी कि किस प्रकार का चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान है कि अवसादी चट्टान है, यानी कि ग्रेनाइट चट्टान है या फिर कि ज्वालामुखी चट्टान है, अवसादी चट्टान है या फिर रूपांतरित चट्टान है, किस प्रकार का चट्टान से मिट्टी बन रहा है, ये भी एक कारण है ये मृदा के निर्माण में। दूसरा बात आता है कि जलवायु, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की जलवायु में मिट्टी का निर्माण जल्दी होगा, किसी दूसरे टाइप के जलवायु में क्या होगा, मिट्टी का निर्माण थोड़ा धीमा होगा। साथ ही साथ वहाँ की वनस्पति कैसे, इस पे डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है क्या, मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया, जैव पदार्थ वहाँ पे कैसे मिल रहे हैं और खनिज के कण कैसे हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। और समय कितना समय में ये मिट्टी बन करके तैयार होगा, ये सारी चीजें जो हैं वो मृदा निर्माण के कारक होते हैं, घटक होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ मृदा निर्माण के घटकों के बारे, मृदा निर्माण के कारकों के बारे में लिखे, तो आपको क्या लिखना है, उच्चावच या फिर स्थलाकृति, उच्चावच या फिर धराकृति, मूल शैल या चट्टान,
जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय, ये सारी चीजें जो है वो मृदा निर्माण के क्या है, कारक है। अब बात करें कि तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में क्या करती है, सहयोग करती है। अब सोच करके देखिए, अगर किसी भी जगह के, किसी भी क्षेत्र के तापमान बहुत ज़्यादा है और बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जितने भी चट्टान है वो जल्दी जल्दी टूटेंगे। साथ ही साथ प्रवाहित जल की क्रिया, क्या वहाँ से नदियाँ गुजर रही है, अगर नदी वहाँ से गुजर रही होंगी तो क्या होगा कि जो चट्टान है वो आसानी से टूटेंगे और एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते जाएंगे और उनका छोटा छोटा कण विकसित होते चला जाएगा। पवन, वहाँ पे हवाएं कैसी चलती है, ये भी मृदा निर्माण में क्या करती है, डिसाइड करती है। हिमनद और अपघटन की क्रियाएं भी, ये जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में क्या करती है, सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन भी अहम भूमिका, उनकी भी अहम भूमिका होती है। अतः निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि मृदा निर्माण में जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों पदार्थ भाग लेते हैं। यानी कि एक मिट्टी के बनने में जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती है, तब जाकर के क्या बनता है, मिट्टी बनता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या करें कि मृदा निर्माण के प्रक्रिया के निर्धारक तत्व, उनके रंग, गठन, गहराई, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा निम्नवट बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि अगर बात करें कि ये जो मृदा है वो किस प्रकार के चट्टान से बने हैं, इनकी क्वालिटी कुछ अलग होगी। अगर मान करके देखें कि जो ग्रेनाइट चट्टान से जो बनी हुई जो मृदा है उनकी क्वालिटी कुछ अलग होगी। रूपांतरित चट्टान से बनी हुई जो मृदा है उनकी क्वालिटी कुछ अलग होगी। अवसादी चट्टान से बनी हुई जो मृदा है, अवसादी चट्टानों के टूटने से जो बनी हुई मृदा है उसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी। और साथ ही साथ वहाँ के उस मृदा के बनने में वहाँ की जलवायु कैसी है उस पर भी मृदा की क्वालिटी अलग होती है, उसका रंग अलग होगा। तो इसके आधार पे भारत के क्षेत्र में, यानी कि भारत की जितनी भी भूमि है उस पर जितनी भी मिट्टी यानी कि जितनी भी मृदा मौजूद है उनको 6 प्रकार के मृदा में क्या किया गया है, बांटा गया है। और ये जैसे जलोढ़ हो गया और जितनी भी जलोढ़ हो गया, काली मिट्टी हो गई, रेगुड़ मिट्टी, खादर बांगर, जो कुछ भी है मिट्टी के अलग अलग प्रकार है। ठीक है, तो इनका जो अध्ययन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और आगे जो इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मृदा के प्रकार एवं वितरण, यानी कि कौन सी मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में फैली हुई है उसके बारे में हम लोग, और उस मिट्टी की क्या क्वालिटी है, उसमें कौन कौन से ऐसे फसल है जो उपजाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।